अचानक से सारे देश चांद पे इंसानों को क्यों भेजना चाहते हैं, जबकि अमेरिका 50 साल पहले इंसानों को चांद पे ऑलरेडी भेज चुका है। फिर उसके 50 साल बाद तक किसी और देश ने ये कोशिश क्यों नहीं करी? क्या गवर्नमेंट्स हमसे कुछ छिपा रही है? ऐसा क्या ढूंढा भारत ने चांद पे जिसकी वजह से स्पेस रेस फिर से स्टार्ट होने वाली है? क्या भारत लेट हो चुका है स्पेस रेस के लिए? क्या भारत कभी अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाएगा? क्या हम कभी यूएस, चाइना जैसे देशों की स्पेस टेक्नोलॉजीज में बराबरी कर पाएंगे? चलिए पता लगाते हैं। Pursue the exploration of the universe. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. 3, 2, 1, liftoff. We have a liftoff. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब रशिया, जो तब का यूएसएसआर कहलाता था, और अमेरिका एक दूसरे से अपने आप को बेहतर प्रूव करने के रेस में लगे पड़े थे, उसी रेस का एक बड़ा पार्ट स्पेस रेस था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एक्सप्लोरेशंस में पीछे छोड़ना चाहते थे। इस रेस की शुरुआत यूएसएसआर ने 2 अगस्त 1955 को अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने के ऐलान से करी थी, और 4 अक्टूबर 1957 तक स्पुतनिक 1 को अर्थ के ऑर्बिट पे सक्सेसफुली डिप्लॉय करके इस रेस की पहली बाजी भी जीत ली थी। उसके बाद अप्रैल 1961 में सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले सबसे पहले इंसान बने। अक्टूबर 1964 के पहले मल्टी पर्सन क्रू फ्लाइट से लेके मार्च 65 के पहले स्पेस वॉक तक सोवियत यूएस को बुरी तरीके से हरा रहा था। यूएस की लगातार हार से परेशान होके तब के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अमरीकियों को इसी दशक में चांद पे पहुंचाने का वादा कर दिया, और वहीं से चांद पे झंडा फहराने की रेस में दोनों देश लग गए। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. यूएसएसआर ने अपने मून मिशंस का नाम लूना रखा, वही यूएस ने अपोलो। इन्हीं मिशंस में कई नाकामयाबी रही और कई सफलताएं भी, लेकिन 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने सबसे पहले इंसान को चांद पे भेज के स्पेस रेस को जीत लिया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान बने। फिर ऐसा क्या हुआ कि अगले 50 वर्षों तक किसी और देश ने चांद पे कदम रखने की कोशिश नहीं करी? 1969 में सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद यूएस ने कुछ और सक्सेसफुल मिशंस करे, लेकिन 70s में अपोलो मिशंस को फाइनली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इस डिसकंटिन्यू के पीछे पॉलिटिकल रीजंस और अपोलो 13 के हादसे को माना जाता है। वहीं सोवियट्स ने भी 71 के हादसे के बाद अपने स्पेस मिशंस पे रोक लगा दी। क्या थे ये हादसे? वो किसी और वीडियो में जानेंगे। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि सारे देश उसी रेस में 50 साल बाद दोबारा भागने को तैयार है? ऐसा हुआ भारत के चंद्रयान 1 की वजह से। चंद्रयान 1 भारत का पहला डीप स्पेस मिशन था। इससे पहले इसरो ने कई स्पेस मिशंस किए थे, लेकिन वो सारे अर्थ के ऑर्बिट तक ही सीमित थे। इसरो पहली बार चांद तक का सफर पूरा करने वाला था। चंद्रयान के 2 हिस्से थे, ऑर्बिटर और मून इम्पैक्ट प्रोब MIP। ऑर्बिटर का काम मून के ऑर्बिट पे रह के डेटा कलेक्ट करने का था, वही MIP का काम मून पे हार्ड लैंडिंग का। जब हम किसी चीज को जानबूझ के क्रैश करते हैं, उसे ही हार्ड लैंडिंग कहते हैं। हार्ड लैंडिंग के इम्पैक्ट से जो डस्ट बनती है, उससे ऑर्बिटर को कई नई चीजों का पता लगता है। ऑर्बिटर के पेलोड में नासा का मून मिनरलॉजी मैपर M3 भी था। M3 के मदद से ही चंद्रयान ने चांद पे पानी की खोज को कंफर्म किया। इसी मिशन के वजह से हम भविष्य में मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे कॉम्प्लिकेटेड मिशंस को अंजाम दे पाए। India becomes the 4th nation to safely land a mission on the moon. लेकिन चांद में पानी की खोज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों सारे देश बरसों पुरानी स्पेस रेस को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं? There's a new surge of countries and private companies racing to the moon to find water, a critical resource for use on future lunar missions. वाटर यानी H2O, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्पेस मिशंस में होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसके पहले हम अगर किसी भी मैन्ड स्पेस मिशन की बात करते तो उसमें पानी और रॉकेट को चलाने वाली हाइड्रोजन फ्यूल हमेशा से हमारे रास्ते का कांटा बनती, क्योंकि इन रिसोर्सेज को पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर स्पेस में भेजने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम भविष्य में चांद में ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी के प्लांट्स लगा पाए तो हम चांद पे परमानेंट बेसिस तक बना पाएंगे, जहां एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के बाहर रहने के लिए ट्रेन भी कर सकेंगे। यहाँ तक कि हम चांद से ही मार्स और अन्य प्लैनेटों पे मिशंस लॉन्च कर पाएंगे। मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने की ओर ये हमारा एक बड़ा कदम होगा, जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारी दशा डायनासोर्स जैसी ना हो। फ्यूचर में अगर पृथ्वी खत्म भी हो जाती है तो इंसान किसी और प्लैनेट में सुरक्षित रह पाएंगे। यही नहीं, चांद पे कई रेयर अर्थ मेटल्स है जिनकी माइनिंग भी की जा सकती है। चांद पे हीलियम 3 आइसोटोप भी पाया जाता है, जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से बिजली भी बना सकते हैं, जो बस चांद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि धरती पे भी बिजली बनाने का एक बेहतरीन सोर्स बन सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चांद के इन रिसोर्सेज का मालिक वही बनेगा जो इस रेस में नंबर 1 आएगा। चाइना, यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन, रशिया, इजराइल जैसे कई और देश तभी चांद पे पहुंचने की जल्दबाजी में हैं। अभी तक तो केवल यूएस ने ही इंसानों को चांद तक पहुंचाया था, लेकिन 2019 में चाइना ने अपने चैंगी 4 मिशन से चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया को बता दिया कि वो भी इंसानों को चांद पे भेजने का दम रखते हैं। और अगर चाइना सबसे पहले चांद तक पहुंच गया तो उसका मतलब हम सबको पता है। वैसे ही जैसे पृथ्वी पे चाइना अवैध समुद्रों और राज्यों पे अपना हक जमाता है, वह चांद पे भी सेम चीज़ करने वाला है। क्या पता अगर वो एक दिन कह दे हम चांद को चाइना का पार्ट समझते हैं, दूसरे देश का चांद पे आना इलीगल है। और इस बात की पुष्टि 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड से हो गई। यूएस ने 2020 में अन्य देशों के साथ मिलके एक अग्रीमेंट बनाया था, जिसके अनुसार स्पेस के रिसोर्सेज पे कोई एक देश अधिकार नहीं जमा सकता। स्पेस के रिसोर्सेज सारी मानवता के लिए है और सारे देश उसे शेयर करेंगे। लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट पे साइन करने से सख्त मना कर दिया। इसी डर के कारण यूएस, यूरोप, जापान जैसी इकोनॉमीज जल्द से जल्द अपने देश के बेस कैंप चांद पे बनाना चाहते हैं। और इस रेस में सबसे पहले नंबर पे यूएस ही है, क्योंकि यूएस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक सक्सेसफुली मनुष्य को चांद तक पहुंचाया है। नासा ने हाल ही में आर्टेमिस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिसके अनुसार आर्टेमिस 3 तक यूएस अपने लोगों को दोबारा चांद पे 2028 तक भेज देगा। और नासा वही रुकने वाला नहीं है। नासा ने 2034 तक 10 आर्टेमिस मिशंस का भी प्लान ऑलरेडी बना लिया है, जिसके अनुसार अगले 10 साल में नासा इंसानों की कॉलोनी चांद पे बसाना चाहता है। वही जहां यूएस, चाइना जैसे देश अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऑलरेडी स्पेस मिशंस पे कई बारी भेज चुके हैं और 2030 तक चांद पे भेजने के कगार पे है, हमारे भारत ने अभी तक कोई आउटर स्पेस मैन्ड मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख के उसी काम को दोबारा और बेहतरी से अंजाम देते रहे हैं। तभी हमारे स्पेस मिशंस का सक्सेस रेट दूसरे देशों की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। जो काम नासा को करने में दशकों लग गए, शायद वही काम हम पहली ही बारी में कर दें। भारत अपनी पहली मैन्ड मिशन की जर्नी गगनयान से स्टार्ट करने वाला है, जिसके पहले स्टेज पे भारत व्योमा मित्रा नाम के रोबोट को अंतरिक्ष में 2024 के एंड तक भेजने वाला है। इसके सफल परीक्षण के ठीक बाद इसरो 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस मिशंस में भेजने की तैयारी कर रहा है और हम यहाँ रुकने नहीं वाले। 2040 तक भारत भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजने की प्लानिंग में लगा हुआ है। हाँ, इस रेस में हम थोड़े लेट ही सही, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि
हम ही वो लोग हैं जिन्होंने 104 सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट पर डिप्लॉय करके पहली बार दुनिया को दिखाया। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पहली बारी में मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट पे पहुंचाने का दुस्साहस दिखाया। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने चांद के साउथ पोल पे पहली बार तिरंगा फहराया। और ये सब उस बजट में, जिस बजट में साहब हॉलीवुड के फिल्में भी पूरी नहीं होती। हमने अपनी उपलब्धियों से काफ़ी लोगों को चुप कराया है और भविष्य में भी कराते रहेंगे। गगनयान के सफलता के बाद चांद ही तो भारत का अगला पड़ाव है।